डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा कि हमारे पास यूनिट्स के कौन कौन से सिस्टम्स थे और उनमें हम यूनिट्स को कैसे लिखते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंतर्गत हम लंबाई का मापन, समय का मापन और द्रव्यमान का मापन कैसे किया जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। हमारे पास स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर के मेन पॉइंट्स पे आने से पहले मैं आपको यूनिट्स पे लगने वाले कुछ प्रीफिक्स के बारे में बताना चाह रही हूँ। प्रीफिक्सेस क्या क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो यूनिट्स के आगे प्रीफिक्स लगते हैं, कई बार वो प्रीफिक्स के रूप में दिए रहते हैं, जैसे मिलीमीटर दिया रहे होगा तो हमको उसको ऐसा यूनिट्स में उसको चेंज करना होता है, तो उनकी पहचान होनी ज़रूरी है। तो पहला जो प्रीफिक्स है वो है डेसी। डेसी, इसकी जो वैल्यू होगी, ये नाम है प्रीफिक्स का, और इसकी जो वैल्यू होगी मान, और उसका प्रतीक यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास डेसी में का जो मान हो गया वो हो गया 10⁻⁻1, और इसका जो सिंबल है जिससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज डी, स्मॉल डी। दूसरा हो गया सेंटी, 10⁻⁻2 जिसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा हो गया मिली, जिसको 10⁻³ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी वैल्यू 10⁻³ और सिंबल हो गया एम। चौथा हो गया माइक्रो। ये वर्ड, ये जो प्रीफिक्स है ये आपको कई जगह पे वैल्यूज़ में दिया होगा। माइक्रो, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6 और इसका सिंबल होता है ग्रीक अल्फ़ाबेट म्यू। अगला जो आपके पास प्रीफिक्स है वो है नैनो। ये भी आप कई बार सुनेंगे। इसकी वैल्यू हुई 10⁻⁻9 और इसका सिंबल हुआ स्मॉल एन। 6 फिर हुआ पिको। ये भी आप कई जगह वैल्यूज़ में दिया होगा। पिको की वैल्यू हुई 10⁻⁻12 और ये हुआ स्मॉल पी। 7th है आपके पास फेम्टो। फेम्टो, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 और इसको एफ से डिनोट करते हैं, फर्मी भी कहते हैं इसको एफ। और अगला है आपके पास एटो, जिसकी वैल्यू हुई 10⁻⁻18 और इसका सिंबल हुआ स्मॉल ऑफ ए। तो ये प्रीफिक्स, तो ये कैसे हैं, इन स्मॉलर प्रीफिक्स हैं, छोटे मान हैं इनके, जो किसी भी मात्रक के साथ लग सकते हैं। अब बड़े परिमाण वाले प्रीफिक्सेस मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले है डेका। इसकी जो वैल्यू है 10 या 10⁻1 और इसका जो प्रतीक है स्मॉल डी स्मॉल ए। ठीक, फिर अगला, ये बड़ी वैल्यू वाले हैं, बड़े परिमाण वाले हैं। हेक्टो। हेक्टो हुआ 10⁻2 और इसका सिंबल हुआ स्मॉल एच। फिर है किलो। किलो, किलो का जो वैल्यू है वो है 10⁻3 और स्मॉल के। फिर है उसके बाद मेगा, 10⁻6 और इसका सिंबल हुआ कैपिटल एम। फिर अगला है गीगा। गीगा, जिसकी वैल्यू है 10⁻9 और सिंबल हुआ इसका जी, कैपिटल जी। फिर अगला है टेरा। टेरा की वैल्यू होती है 10⁻12 और सिंबल हुआ स्मॉल कैपिटल टी। फिर है पेटा, 10⁻15 और इसका सिंबल हुआ पी, और ये हुआ एक्सा। एक्सा, और इसका जो वैल्यू हुई न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज़ 10⁻18 और ई। ये बड़े प्रीफिक्सेस हैं जो किसी भी मात्रक के साथ उसके आगे लगेंगे। प्रीफिक्सेस को पूर्व लग्न भी कहते हैं। इनका ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम
कभी इनको स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करेंगे तो वहाँ पर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी वैल्यू के साथ इनका मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इस टॉपिक का जो मेन पॉइंट है कि मेज़रमेंट कैसे किया जाता है लेंथ का, मास का और टाइम का। तो पहले हम लेंथ पर चलते हैं कि लेंथ के मेज़रमेंट कैसे किए जाते हैं। आपके पास आपको डेली लाइफ में आपने ये देखा होगा कि कुछ दूरियां तो ऐसी हैं जिनको आप मीटर स्केल से नाप सकते हैं, लेकिन कुछ दूरियां ऐसी हैं जिनके लिए आपको मीटर स्केल से बड़ा स्केल लेना पड़ेगा। खगोलीय दूरियां भी हैं, आकाशीय पिंडों की दूरियां हैं, उनका मेज़रमेंट कैसे किया जाता होगा। तो हमारे पास जो नॉर्मल लेंथ को नापने के लिए स्केल्स हैं उनको मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो आपके पास जो टॉपिक है वो है लंबाइयों का मापन। लंबाइयों का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ्स, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो आपके पास जैसे आपके पास जो सामान्य लंबाइयां हैं या जो मेजरेबल हैं उनको हम किससे नापते हैं? सामान्य लंबाइयां जो हैं, सामान्य लंबाइयों को नापने के लिए हमारे पास मीटर स्केल है। मीटर स्केल है, पैमाना होता है, वो होता है। और जो हमारे पास 10⁻⁻⁴ मीटर, ये छोटी देखो 10⁻⁻, साइन शो कर रहा है कि हमारे पास जो ये लेंथ है वो क्या है, बहुत छोटी है। तो इनके लिए हमारे पास, इनको मेज़र करने के लिए हमारे पास होता है वर्नियर कैलिपर्स। इनको मेज़र करने के लिए क्या होता है हमारे पास? वर्नियर कैलिपर्स। इससे छोटा, इससे और छोटा 10⁻⁻5 और -6 की जो लेंथ होती है वो हमारे पास -5 टू 10⁻⁻6 मीटर की जो लेंथ होती है वो स्क्रू गॉज से, ये एक एपरेटस है, उपकरण है जिससे हम इसको मेज़र करते हैं। और हमारे पास इससे भी और छोटे आपके पास जो दूरियां हैं 10⁻⁻9 की जो दूरियां, 9 मीटर की दूरियां हैं, उनको हम ऑप्टिकल जो परमाणु की दूरियां हैं, परमाणु में जब हम मेज़र करते हैं परमाणु का आकार और उनसे छोटी है तो ऑप्टिकल या इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से, ठीक। और इनसे भी छोटा 10⁻⁻9 से भी जो छोटी डिस्टेंस है उनका मेज़रमेंट जो होता है, उनका मेज़रमेंट आपके पास टनलिंग माइक्रोस्कोप से होता है। सुरंगन माइक्रोस्कोप कहते हैं इसको, टनलिंग माइक्रोस्कोप से होता है। तो ये आपके पास लंबाइयों की, ये आपके पास लंबाइयों के मेज़रमेंट हैं कि कैसे कैसे किए जाते हैं। लेकिन ये तो कैसे हैं, ये छोटी दूरियों के हैं, सामान्य स्केल से नापे जाने वाली हैं। अगर आपके पास खगोलीय दूरियां हैं, खगोलीय या जो आपके पास है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो नापी जाती हैं, तो खगोलीय दूरी जो होती हैं, तो खगोलीय दूरी नापने का कैसे इनको नापा जाता है और इनकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं। खगोलीय दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, उसमें नापी जाती है, या लाइट ईयर होगा उसमें नापा जाता है, प्रकाश वर्ष जिसे कहते हैं। इनको अभी मैं आपको बताऊंगी कि इनकी वैल्यू क्या क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले देखिए, ये तो हम जनरली क्या है सामान्य स्केल से जो हम नाप सकते हैं उनको नापते हैं, लेकिन ये बड़ा ही कौतूहल का विषय होता है कि अंतरिक्ष में ये जो पिंड हैं वो कैसे उनकी मेज़रमेंट की जाती है। तो खगोलीय दूरी के लिए एक मेथड मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करती हूँ, आपके सिलेबस में भी है, वो है लंबन मेथड, पैरेलक्स मेथड। या इसको कहा जाता है लंबन मेथड, लंबन विधि। अब ये लंबन विधि क्या है, पहले इसको समझने के लिए इसको ऐसा समझा जा सकता है कि आपके पास, माना मैं इस पेन को मुझे देखना है। लंबन शब्द को मैं इसमें यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ कि पैरेलक्स क्या होता है। अगर मैं इस पेन को केवल अपनी राइट आई से देखती हूँ तो इसका जो भी इमेज बन रहा है उसके लिए मैं किसी दीवार पर इसका
बना देती हूँ, इसका एक निशान बना देती हूँ कि यहाँ पर मुझे ये दिखाई दिया। फिर दूसरी बार मैंने क्या किया, अपनी लेफ़्ट आई से इसको देखा, राइट आई को बंद कर दिया। तो दोनों आई से देखने पर वो जो निशान लगा दीवार में, उसमें थोड़ा सा विस्थापन होता है, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो जो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, या वो डिस्प्लेसमेंट है या डिफरेंस है दो विजुअल्स के बीच का, उसको क्या कहा जाता है, लंबन कहा जाता है, पैरेलक्स कहा जाता है। तो ये जो पैरेलक्स मेथड है, ये बहुत बड़ी खगोलीय दूरियों को, या खगोलीय जो पिंड हैं उनकी दूरी को अगर पृथ्वी तल से नापा जा रहा है तो वहाँ पर हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके लिए फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। कोई आकाशीय पिंड या कोई प्लैनेट है जिसकी अर्थ से हमको डिस्टेंस निकालनी है। सपोज ये अर्थ है हमारे पास, और अर्थ पे 2 पॉइंट ले लिए। इन 2 पॉइंट से, ये 2 पॉइंट हैं, और इन 2 पॉइंट के बीच की दूरी सपोज स्मॉल b है, ये स्मॉल b है, और ये प्लैनेट है, यहाँ पर कोई प्लैनेट है, यहाँ पर कोई प्लैनेट है, ये p, ये प्लैनेट है जिसकी हमको अर्थ से डिस्टेंस निकालनी है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, दोनों ही d है, सपोज इट इज़ कैपिटल D, और ये इन दोनों डिस्टेंस के बीच ये जो एंगल है ये थीटा है। तो इसके लिए अच्छा आप ये देखेंगे, क्योंकि ये प्लैनेट अर्थ से इसकी डिस्टेंस मेज़र की जा रही है, तो D इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन B। D की जो वैल्यू होगी वो इस B से बहुत बहुत अधिक होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है इस D के लिए मेज़र करने के लिए, ये आपके पास केवल फॉर्मूला है मेज़र करने के लिए, वो आता है स्मॉल b अपॉन थीटा। ये आपके पास पैरेलक्स मेथड से किसी प्लैनेट की डिस्टेंस अर्थ से कैसे निकाली जाती है, वो ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर है। अब ये तो पहला टाइप था। अब हम ये निकालेंगे कि जो प्लैनेट है उस प्लैनेट की का जो डायामीटर है वो कैसा है। ये तो आपका क्या था, उपग्रह या ग्रह जो भी है, उपग्रह या ग्रह की पृथ्वी से दूरी। अब है कि किसी ग्रह का व्यास इसी विधि से, लंबन विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये है आपके पास, ग्रह भी हो सकता है, उपग्रह भी हो सकता है, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होगा। सपोज ये आपके पास अर्थ की सरफेस है, ये आपके पास अर्थ की सरफेस है E, ठीक, इस अर्थ पर E, ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से ये आपके पास कोई यहाँ पर ग्रह है, प्लैनेट है P, जिसका हमें डायामीटर ज्ञात करना है। ये इसका डायामीटर हो गया, ये इसका डायामीटर हो गया D। ये एंगल अर्थ पर, ये एंगल हो गया इसका फाई, और ये डिस्टेंस AB बोल दीजिए इसको, AB से ये डिस्टेंस हो गई आपकी कैपिटल D, कैपिटल D। तो हमारे पास डायमीटर ऑफ दिस प्लैनेट इज इक्वल टू D इज इक्वल टू फाई इंटू D। ये डिस्टेंस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो क्या बताएगा, इस प्लैनेट का व्यास बताएगा। और ये जो दूरियां हैं ये लंबन विधि से ही ज्ञात की जाती हैं। अब हम देखेंगे कि छोटी दूरियों का मापन जो होता है उनकी यूनिट क्या क्या हैं, उनको कैसे डिफाइन करेंगे। छोटी दूरी मापन, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए ठीक, जैसे बहुत छोटी दूरियां होती हैं उसको एंगस्ट्रॉम से दिखाया जाता है। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, उसको किससे दिखाया जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम से भी दिखाया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हुआ 10⁻⁻10 मीटर। 1 मीटर का 10वां हिस्सा है, तो कितनी छोटी डिस्टेंस हो गई है, बहुत छोटी डिस्टेंस है। ऐसे ही
सपोज़ हमको पेपर शीट है कोई, उसकी थिकनेस बतानी है तो वो माइक्रोन में दिखाई जाएगी। 1 माइक्रोमीटर या म्यूएम जिसे कहेंगे वो हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। इसको माइक्रोन भी कहते हैं, 10⁻⁻6। ये बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए। या आपके पास 1 नैनोमीटर है, अगर नैनोमीटर इससे भी छोटी यूनिट हो गई वो हो गई 10⁻, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो माइक्रोन से भी छोटी हो गई। ऐसे ही 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ये आपके पास छोटी दूरियों की मापन के लिए। अब मैंने आपको पहले भी कहा कि खगोलीय दूरियां भी आपके पास होती हैं। जो आपके पास खगोलीय पिंड हैं, आकाशीय पिंड हैं, उनके बीच की दूरी नापने के लिए आपके पास जो यूनिट है वो होती है खगोलीय दूरियों के लिए। देखिए, खगोलीय दूरियों के लिए ठीक है, खगोलीय दूरी उसके लिए हमारे पास क्या है 1 AU, इसको पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू हुआ 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। ये खगोलीय दूरी हो गई। ऐसे ही एक और यूनिट है हमारे पास, बड़ी यूनिट है वो, उसको कहते हैं लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष उसे कहते हैं, सिंपली प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इसको कहेंगे हम लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर क्या हुआ, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी जो है उसको किस में नापा जाता है, प्रकाश वर्ष में नापा जाएगा। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, अब एक वर्ष में दूरी आपके पास वेग गुणा गया समय। दूरी बराबर क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, वेग गुणा गया समय। वेग किसका, प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हुआ। और यहाँ पर समय है, समय एक वर्ष में कितने दिन 365 दिन में 24 घंटे इंटू एक घंटे में 60 इंटू 60। तो आपके पास ये पूरी वैल्यू जो कैलकुलेट करके आती है वो आती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। या ये दिस इज इक्विवेलेंट टू 10⁻16 मीटर। 9.46 को अगर हम वो करेंगे अप्रॉक्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10⁻16 मीटर की वैल्यू आपके पास ये आती है। तो आपके पास ये बड़ी दूरियों के वैल्यूज़ हैं कि लाइट ईयर में कितना, लगभग इतनी दूरी प्रकाश एक साल में तय करता है। ये आपके पास खगोलीय दूरियां हैं। इसके बाद आपके पास द्रव्यमानों का मापन है कि हम द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं। तो आपके पास है मेजरमेंट ऑफ मास। ठीक है, द्रव्यमानों का मापन। अब आपके पास द्रव्यमान कैसे कैसे होंगे, कुछ छोटे द्रव्यमान होंगे, कुछ बहुत बड़े होंगे। उपग्रहों के द्रव्यमान जैसे बहुत बड़े होंगे, और आपके पास नाभिक का द्रव्यमान वो बहुत छोटा है। तो उनके लिए भी अलग अलग यूनिट हैं। जनरली हमारे पास द्रव्यमान को नापने के जो तरीके, जो नॉर्मल जो हमारे पास मास होता है डेली लाइफ का, उसको हम किलोग्राम और ग्राम में नापते हैं। ये क्या है, ये डेली लाइफ के लिए नॉर्मल मास हमारे पास जो है। ठीक है, लेकिन जैसे जो उपग्रहों के मैं द्रव्यमान की बात कर रही हूँ वो बहुत अधिक होगा। तो उपग्रहों के द्रव्यमान, और उसको ज्ञात करने के लिए जो लार्ज मास है, लार्ज मास को ज्ञात करने के लिए जो मेथड अपनाया जाता है, जो फॉर्मूला लगाया जाता है, वो क्या है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से उसको निकाला जाता है। उससे किससे निकाला जाएगा, ग्रेविटेशन लॉ से। वहाँ से हम जो हमारे पास फॉर्मूला था
ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू G m1m2/r² करके, जो हमने न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है, उससे हम इन पिंडों के द्रव्यमान निकालते हैं जो बहुत लार्ज मास वाले पिंड हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत छोटे जो जिनकी मैं बात करी, जैसे परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास स्मॉल मास को निकालने के लिए, छोटे द्रव्यमानों को निकालने के लिए स्पेक्ट्रोग्राफ यूज किया जाता है। स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से इसको यूज किया जाता है। और इसके लिए जो छोटी यूनिट है, जैसे हम कह रहे हैं नाभिक के द्रव्यमान के लिए जो छोटी यूनिट है उसको कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। इसको कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। और 1 AU की वैल्यू AMU की वैल्यू इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखो -27 मीन्स कितनी छोटी ये वैल्यू है मास की, है ना। तो हम इन ऐसे मास को, इसके लिए अलग से यूनिट बना दी गई है, क्योंकि ये किलोग्राम और ग्राम में इनका मापन करना संभव नहीं है। ये बहुत छोटे मास हैं, इसके लिए इन्होंने अलग ही एक यूनिट बना दी है, जिसको क्या कहा जाता है, AMU कहा जाता है। तो ये तो हमारे पास द्रव्यमान को कैसे नापते हैं वो है। और हमारे पास अब जैसे द्रव्यमान हमारे पास हो गया, इसकी इकाइयाँ कैसे कैसे हैं, इकाइयाँ कैसे कैसे नापते हैं। जैसे हमारे पास 1 क्विंटल कह रहे हैं हम, ठीक है। 1 क्विंटल में कितने ग्राम हो गए, कितने किलोग्राम हो गए, 100 किलोग्राम हो गए। तो हमारे पास क्या हो गया, 10⁻² किलोग्राम। ऐसे ही हमारे पास एक मीट्रिक टन हो गया। मीट्रिक टन में कितना हो गया, मीट्रिक टन इसमें हो गया 10⁻³ किलोग्राम। ऐसे ही आपके पास जैसे अभी और छोटी यूनिट्स के लिए अभी मैंने बताया AMU की वैल्यू कितनी हुई, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ऐसे ही आपके पास समय का आप कैसे निर्धारण करते हैं, समय का मापन कैसे करते हैं। तो समय के मापन के लिए अब हमारे पास मेजरमेंट करने का जो तीसरा है वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय का मापन। समय का मापन कैसे होता है, जो रेंज होती है समय की, रेंज होती है वो 10⁻⁻18 सेकंड से 10⁻22 सेकंड के बीच मानी गई है, मान लेते हैं इसको समय को। अब हमारे पास समय के जो स्टैंडर्ड टाइम है, जनरली हम जो स्टैंडर्ड टाइम है वो किससे नापा जाता है, CGM घड़ी है ये, CGM 133 क्लॉक से नापा जाता है, क्योंकि इससे जो मापी गया मान है समय का वो सर्वाधिक यथार्थ माना जाता है। तो जो स्टैंडर्ड टाइम है वो CGM 133 से मापा जाता है। और घड़ियाँ भी हैं, एटॉमिक क्लॉक है हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास डेली लाइफ में जो समय लिया जाता है, डेली लाइफ का जो समय लिया जाता है वो सेकंड्स में नापा जाता है, आवर्स में नापा जाएगा और मिनट्स में नापा जाएगा, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं पिको सेकंड, अगर मैं 1 पिको सेकंड की बात कर रही हूँ, तो हमारे पास 1 पिको सेकंड कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12 सेकंड हो जाएगा। 1 नैनो सेकंड की बात अगर मैं कर रही हूँ तो 1 नैनो सेकंड कितना होगा, 10⁻⁻ इतना सेकंड हो जाएगा, है ना। मिली सेकंड की बात अगर कर रही हूँ मैं, अगर मैं 1 मिली सेकंड की बात कर रही हूँ तो आपके पास 10⁻³ सेकंड हो जाएगा। यानी आपके पास जो प्रीफिक्स हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे वो हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मैं माइक्रो सेकंड की बात कर रही हूँ तो हम बात कर रहे हैं 10⁻⁻6 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो ये थे हमारे पास मेजरमेंट के तरीके और मेजरमेंट की इकाइयाँ, समय के लिए, लंबाई के लिए और द्रव्यमान के लिए। और ये इकाइयाँ जानना इसलिए आवश्यक है कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको उनको एक ही पद्धति में उनको क्या करना होता है, उनको ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, वहाँ पर ये
बहुत महत्वपूर्ण है कि हम मेज़रमेंट से रिलेटेड इकाइयों को अच्छे से जानें। तो इस पूरे टॉपिक में आपने मेज़रमेंट के तरीके, लंबन की विधि, कैसे खगोलीय पिंडों के डिस्टेंस निकाली जाती हैं, डायामीटर निकाला जाता है, ये सब पढ़ा है। इसके साथ ही चैप्टर 2 का ये वाला पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू।